हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मगध राज्य। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने महाजनपद के बारे में डिस्कस किया, तो इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं मगध राज्य। ठीक है, अगर जो आपने इसके पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है तो वहां पे आपके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट है, तो आप जा करके वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मगध राज्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आपको मजा आने वाला है, क्योंकि इससे जुड़े कुछ हम लोग रोचक तथ्यों को भी जानेंगे। ठीक है, तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियोस को देखना। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है कि आप जो है प्लीज सबसे पहले तो आप हेडफोन्स लगा लो या ईयरफोन्स लगा लो, जो भी आपको सही लगे आप वह लगा लो। ठीक है, और उसके बाद आप जो है अपने साथ नोटबुक जरूर रख लो, बिकॉज नोटबुक जो भी मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ या जो भी चीजें आपको इससे रिलेटेड आती है तो आप उसको वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरा नाम है आदित्य कुमार मिश्रा और मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाता हूँ एंसेंट हिस्ट्री। एक चीज और है कि अगर जो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको जो है स्टडी आईएएस का कोड अगर जो आप यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्लस पे। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वह ये है कि अगर जो आप स्टडी आईएएस का कोड यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, तो देखिए, अगर जो आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप हमें हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और आप जो है हमारी टीम को मेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मगध। ओके, देखो, मगध राज्य के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोगों ने यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था 16 महाजनपदों के बारे में। तो 16 महाजनपद में से एक हमारा मगध राज्य भी आता था, जिसमें मैंने आपको बार बार बताया था कि आप देख रहे होंगे कि भाई अंग को भी जो है मगध ने जीत लिया, फिर उसके बाद अवंती को भी मगध ने अपने उसमें मिला लिया था। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखने से आपको क्या लगता है कि भाई यहाँ पे जो है मगध जो राज्य था वह शक्तिशाली रहा होगा, यानी कि मगध राज्य को उसके जो राजा मिले वह एक सुयोग्य मिले। ठीक है, और सारी प्रजा को धनवान जो भी अपना चीजें थी वह उसको दे रहे थे। ठीक है, तो जो भी वहां पे आपको व्यवस्थाएं चाहिए एक प्रजा को और जो राजा के कर्तव्य थे वह ये लोग निभाते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मगध राज्य इस तरीके से डेवलप होता चला गया कि वह अपनी उन्नति को बढ़ाता ही चला गया। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे मगध था उसका जो प्राचीन वंश का जो संस्थापक था वह बृहदत्त था। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इसका संस्थापक पहला था वह बृहदत्त था। ठीक है, बट यहाँ पे होता क्या है कि कुछ लोग इसको बताते हैं कि बृहदत्त नहीं था तो बिंबिसार को मानते हैं। ठीक है, बट जो है जो रियलिटी है वह प्राचीन वंश का जो संस्थापक था वह बृहदत्त ही था। ठीक है, और बृहदत्त जो है इसका लास्ट यानी कि आखिरी शासक भी बृहदत्त ही था। अब आप ये कहोगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बृहदत्त, देखो मेरा नाम आदित्य है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी और का नाम आदित्य नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो बृहदत्त जो है ये इसका संस्थापक भी था और एक और बृहदत्त हुआ जो लास्ट यानी कि अंतिम शासक हुआ जाके। ठीक है, तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखना क्योंकि ज्यादा यहां से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, मगध साम्राज्य ने भारत में जो है 684 बीसी से 320 बीसी तक जो है शासन किया। जो इसका शासन काल रहा वह रहा 684 से 320 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और मगध साम्राज्य को दो महान काव्य रामायण और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। आपने देखा होगा कि महाभारत में भी जो है मगध का कई बार उल्लेख किया गया है और रामायण में भी जो है मगध का कई बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, रामचरितमानस में बस एक दो बार आई थिंक आया है, बट जो रामायण वाल्मीकि जो द्वारा रचित थी उसमें इसका जो है कई बार उल्लेख किया गया है, मगध साम्राज्य का उल्लेख किया गया है, क्योंकि उसी टाइम पे सारी चीजें रची गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 16 महाजनपद है वह अंगुत्तर निकाय में भी हम लोगों को मिलते हैं, भगवती सूत्र में भी मिलते हैं, उसका वर्णन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ राज्यों का वर्णन जो है हमारे महान जो काव्य रहे हैं रामायण और महाभारत में भी इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो मगध साम्राज्य था यहाँ पे 544 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले 3 राजवंश थे। ठीक है, जो 3 राजवंश थे वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्लीज याद करना ही करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं याद करना ही करना है क्योंकि याद करना ही करना है। ठीक है, कोई यहाँ पे इशू नहीं है, अगर जो आप नहीं याद करोगे तो ये आप अपने आप भुगतोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वीडियोस के माध्यम से बता तो सकता हूँ, पढ़ा तो सकता हूँ, बट इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि
यह चीज क्या आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो? ठीक है, मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको वीडियो में दोबारा भी रिवाइज करा देता हूं, लेकिन इसके बाद जो भी आपकी एक बनती है, ठीक है, जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वह तो आप फॉलो करो। आप इस वीडियो को ज्यादातर देखो, बार बार देखो अगर जो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर जो तब भी नहीं समझ में आता तो प्लीज भाई कमेंट करो, कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने इसीलिए दे रखा है आपको, ठीक है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे जितने भी डाउट्स हैं आपकी सारी चीजों को मैं आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए एंसेंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आया हूं। देखो जो पहला यहाँ था वह था हर्यंका राजवंश, जिसको हर्यंका वंश भी बोलते हैं, और जो इसकी रही हमारा 544 बीसी से 412 बीसी तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट हमारी रही है 544 बीसी से 412 बीसी। जो हर्यंका काल रहा हमारा वह कितना रहा? 544 बीसी से 412 बीसी, ठीक है। तो इन सारी बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। फिर जो दूसरा हमारा वंश रहा वह रहा शिशुनाग वंश, ठीक है। तो शिशुनाग राजवंश यह कितने तक रहा? तो यहाँ पे 412 बीसी से 344 बीसी तक जो है यह राजा के था, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा हमारा आता है वह आता है नंद राजवंश, जिसकी जो है 344 बीसी से 322 बीसी तक रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका काल था वह थोड़ा सा कम था, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो 3 राजवंश जो हमारे थे वह थोड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो पहला था हमारा हर्यंका राजवंश, दूसरा था हमारा शिशुनाग राजवंश, और तीसरा था हमारा नंद राजवंश, ठीक है। तो हर्यंका राजवंश कब से कब तक रहा, और शिशुनाग राजवंश कब से कब तक रहा, और नंद वंश कब से कब तक रहा, यह सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, ओके। देखो यहां पे हम लोगों ने देखा था 16 महाजनपद हमारे कौन कौन से थे, इस पे हम लोग थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशला, मल्ल, काशी, वज्जी, अंग, मगध, वत्स, ठीक है, और चेदी, अवंती, मत्स्य, सूरसेन और अस्मक, ठीक है। तो देखो यह जो यहाँ पे जो है हमारा पटना, ठीक है, और ये जो शाहाबाद वगैरह का जिला के आसपास पड़ता है, यानी कि जो बिहार वगैरह जो क्षेत्र है ना, तो उसी के आसपास जो है हमारा मगध पड़ता है। ये नर्मदा नदी के तट पे स्थित है, ठीक है, इसके उत्तर साइड में। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये अंग है, इसको भी इसने मिला लिया, ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे हो वत्स, इसको भी इसने मिला लिया, ठीक है। इसके बाद अवंती को भी इसने मिला लिया था, यानी कि चेदी तो इसका अप्रूव मिल गया होगा, ठीक है। फिर इसने मल्ल पे भी विजय पा ली, वज्र से इसने संधि कर ली, ठीक है, कौशला से भी इसने संधि ही कर ली थी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मगध जो है एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हर्यंक काल की, यानी कि हर्यंक वंश की। तो जो इसका संस्थापक था वह संस्थापक था बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार और बिंदुसार आप लोग थोड़ा सा भाई ध्यान रखना, ठीक है। मैं बिंबिसार की बात कर रहा हूं, बिंदुसार की नहीं, क्योंकि आई थिंक जब मैंने इस चीज को पढ़ा था, जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था, मैं आई थिंक अब भी पढ़ता हूं, क्योंकि रिवीजन जो है करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखना। तो मैं भी जो है कई बार होता क्या था कि मैं हर्यंक वंश का जो संस्थापक था वह कभी कभी क्या बोलता था, बिंदुसार था, बिंदुसार बिंदुसार बिंदुसार, यह रट ही गया था। बट जो संस्थापक जो रियल में था वह था बिंबिसार, ठीक है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो संस्थापक बिंबिसार रहा है और जो बिंदुसार थे वह अशोक के पिता थे, ठीक है। इन सारी चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा आप याद रखोगे, क्योंकि थोड़ा सा तो आप याद ही कर चुके हो, ठीक है। राजधानी की अगर बात करें तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी राजगिरी, इसको राजगृह के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो दूसरी राजधानी बनी वह बनी जाके गिरिब्रज, ठीक है। तो अगर तो बात करें तो बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसने शासन अपना संभाला। बिंबिसार जो है बहुत ही एक उच्च कोटि का कुशल शासक इसको बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने जो इसी ने बिंबिसार ने ही मगध को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भाई मगध को जिसने एस्टेब्लिश किया हर्यंक वंश, ठीक है। अब आप मगध की तो स्थापना जो है, जो पहला राजवंश हमारा रहा वह तो बृहदत्त ने स्थापित किया, बट जो इसको फेमस जिसने किया, मगध को यहाँ इतनी ऊंचाइयों तक जो लाया जाके, वह तो बिंबिसार था। तो इसलिए सुयोग, ठीक है, और जो भी शक्तिशाली सारी चीजें इसके गुण में थी, ठीक है। और जो इसके अन्य नाम लोगों को मिलते हैं तो एक श्रेणिक मिलता है और एक मिलता है श्रेणी, ठीक है। इसको श्रेणी या आप श्रेणिक कह सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी। तो यहां पे इसने क्या एक अपनी अपनाई कि बिंबिसार ने यह सोचा कि भाई अगर जो चीजें, ठीक है, जो लोग, जो राजा, जो पड़ोसी हमारे, अगर जो विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं, जैसे मान लो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे जो है आप ऐसे समझो कि मान लो आपके पड़ोसी से अगर जो नहीं बन रही है, आपकी किसी से नहीं, आपके क्षेत्र में बन रही है, तो आप क्या करो कि
अपनी शादी या अपने लड़के की शादी उसकी लड़की या उससे रिलेटेड किसी से कर दो तो भाई तो फिर तो आप उनके पूज्य हो गए, तो फिर तो आप उनके मान्य हो गए ना, तो वह तो आपका सम्मान करेंगे ही करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इसने क्या किया कि भाई हम यहाँ पे लड़ाई झगड़ा क्यों करें, अगर जो विवाह से सारे काम हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को फॉलो कर लेते हैं। तो उसने क्या किया कि उसने कुल 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो इतना तो आप जानते हो कि भाई पहले के जो राजा थे वह जो है कई रानियां रखते थे, पटरानी, ठीक है। इन सारी चीजों को आप ध्यान रख सकते हो क्योंकि आप इन सारी चीजों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे ये जो है कई वैवाहिक संबंध को स्थापित करते थे। तो जो बिंबिसार था उसने टोटल 3 राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो समझो आप इस चीज को, भाई 16 में से 3 हमने घटाया तो कितने बचे, 13, ठीक है, और एक खुद मगध यानी कि 12। अब टोटल 12 राजवंश उसके आसपास के बचे थे, जो उसके विपरीत भी हो सकते थे, जो उसके मित्र भी हो सकते थे, ठीक है। तो 12 बचे। अब आगे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे भाई सारे राजवंश में ये क्यों फेमस इतना हुआ जाके, ठीक है। तो देखो पहला कौन सा था, तो मद्र देश की जो राजकुमारी क्षेमा थी उनसे यहां पे इन्होंने विवाह किया, ठीक है। और फिर लिच्छवी राज्य में चेटक की पुत्री चेलना से इन्होंने विवाह किया। जो मद्र, देखो मद्र जो देश था उसकी जो राजकुमारी थी क्षेमा, उससे उन्होंने विवाह किया। लिच्छवी राज्य में जो चेटक की पुत्री चेलना थी उससे उन्होंने विवाह किया। फिर कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से इन्होंने विवाह किया। तो देखो यहाँ पे 3 जो है राजवंश एकदम क्लियर हो गए। मद्र देश की राजधानी राजकुमारी क्षेमा, लिच्छवी राज की जो चेटक की पुत्री चेलना, और कौशल नरेश प्रसेनजित की जो बहन थी महाकौशला, उससे इन्होंने विवाह कर लिया। होता क्या है कि इसके फलस्वरूप उसको जो है दहेज में काशी का प्रांत मिल गया। वाह भाई, देखो इन्होंने कौशल से शादी की, मतलब कि कौशल से शादी नहीं की थी, कौशल के नरेश की लड़की से शादी की, ठीक है, बहन से शादी की। तो यहां से इन्होंने क्या किया कि भाई कौशल से इन्होंने जो है ये किया, ठीक है, विवाहिक संबंध स्थापित किया। बट इनको जो है क्या हुआ, काशी दहेज में मिल गया। मैंने जब आपको महाजनपद बताया तो काशी मैंने आपको बताया ना कि शुरुआत में जो है बहुत ही ज्यादा फेमस था, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, बट कौशल ने उसको हरा दिया था, ठीक है। तो उसके ऊपर विजय पाली थी, ठीक है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो भाई देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कौशल ने कहा कि भाई अब देखो भाई आप मेरे जो है दामाद बन गए हो, आप मेरे पूजनीय हो गए हो, तो जो काशी वह आपके बिल्कुल पड़ोस में पड़ता है। भाई मगध से काशी की दूरी कितनी है, बिल्कुल नहीं है, बट मगध से कौशला की दूरी कितनी है, या कौशला की काशी से दूरी कितनी है, बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि भैया जब दहेज दहेज के स्वरूप जो है हम इनको क्यों ना काशी दे दें। अब जब हमारा दामाद इतना योग्य है, इतना ज्यादा फेमस है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है, इतना ज्यादा बाहुबल है उसके अंदर, तो काशी क्यों ना उसको ही समर्पित कर दी जाए। तो देखो आप कितने बच रहे, गिनते जाना आप, 11 बचे, ठीक है। तो यहां पे देखो अब होता क्या है कि इन्होंने जो है प्रसेनजित से विवाह कर लिया, प्रसेनजित की जो बहन थी महाकौशला, इनसे इन्होंने विवाह कर लिया। इसके फलस्वरूप ने जो है जो काशीपान था उनको यहाँ पे मिल गया। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। देखो अंग कहां पे गया, ये हुआ अंग, ये हुआ जाके ना, ठीक है। देखो अंग से इन्होंने जो है लड़ाई की, यह मिल गया आपको। अब कितने बच रहे हैं, 9 बच रहे हैं, गिनते जाना, 9 बचे, ठीक है। देखो फिर इन्होंने क्या किया कि इस प्रकार विजयों और वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने अपने राज्य को विस्तार किया। तो यहां पे देखो इन्होंने कितने टोटल राज्य को जीता, 5, ठीक है। तो यहां पे 5 राज्यों को यहां पे इन्होंने अपने उसमें मिला लिया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिए। फिर होता है क्या कि बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रदोष से मित्रता कर ली। उसने अपने राज्य व जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था, क्योंकि जो चंड प्रदोष वहां का था उसको उसने जो बिंबिसार था उसने जो अपना राज्यवेद था जीवक, उसको जो है उसके इलाज के लिए भेज दिया था। अवंती, भाई अवंती देखो यहाँ पे, अवंती कहां पे हम लोगों को मिल रहा है, ये देखो अवंती। अब भाई कितने बच रहे हैं, 8 बचे, 8 गिनते जाना, 8 सिर्फ बच रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे होता क्या कि बिंबिसार बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों को मानने वाला था। बुद्ध स्वयं इसके दरबार में आए थे। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, ठीक है। देखो जो बौद्ध जी थे, तो जो बौद्ध जी जो थे वह इनके समकालीन थे, ठीक है। तो बिंबिसार के जो शासनकाल था, तो जो भी वह कार्य करता था बिंबिसार, तो ज्यादातर वह जो है बुद्ध जी से ही सलाह लेकर करता था। बट यहाँ पे जो है बुद्ध एवं जैन, यह दोनों धर्मों को मानने वाला था। इसने भाई धर्म जो है
इसने दोनों धर्मों को समान मान्यता दी। इसने यह भी नहीं किया कि भाई मैं जैन धर्म को नहीं मानता तो जैन धर्म के जितने लोग हैं उनको राशन पानी ना दिया जाए, उनको राज्य से, जो भी राज्य को हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं उनसे उनको वंचित किया जाए। तो ऐसा तो उसने कुछ नहीं किया ना, ठीक है। तो बौद्ध और जैन जो है दोनों धर्मों को मानने वाला था। और होता क्या है कि भाई बिंबिसार की जो हत्या कर दी उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। यह जो पूरा हर्यंक वंश था पूरा पितृहंता वंश ही था। मतलब कि बिंबिसार के जो पुत्र था अजातशत्रु, उसने उसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसने उसकी हत्या कर दी। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी, यहां पे आपको बिल्कुल सही उदाहरण मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अजातशत्रु या कुड़िक। देखो अजातशत्रु या कुड़िक, यहाँ पे आपको जो है दो चीजें मिलती हैं, ठीक है। कुड़िक भी अजातशत्रु है और अजातशत्रु ही कुड़िक है। फिर अगर जो बात करें तो इसकी जो है समय सीमा रही 494 से 462 बीसी। इसके बाद होता है कि बौद्ध की मृत्यु जब हो गई तो राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद में भी था। यह जो था अजातशत्रु, जब प्रथम बौद्ध संगति हुई राजगृह में तो उस टाइम पे अजातशत्रु के शासन काल में ही हुई थी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे विस्तृत आपके लिए जो है यहाँ पे पीपीटी बना रखी है। अब बात करते हैं, देखो अजातशत्रु या कुड़िक जो है इसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व किसने किया था? बिंबिसार ने। और 492 से 460 ईसा पूर्व जो है अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु जो है कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। यहां पे जो इनके पिताश्री थे बिंबिसार, इन्होंने इनके साथ एक जो है अच्छी सी मित्रता बनाई, एक अच्छा वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बट इसके पुत्र ने क्या किया कि भाई हम तो लड़ेंगे, ठीक है। लड़ाई हुई, सारी चीजें हुई, आखिरकार वह जीत गया, ठीक है। और इसके बाद जो है प्रसेनजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया, क्योंकि भाई ऐसा बोला गया कि देखो यार तुम जो है उनके पुत्र हो, ये सारी चीजें जो भी समझौता में हुआ हो, ठीक है, वो उनकी बात थी। तो प्रसेनजित ने क्या किया कि अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, ठीक है। जो प्रसेनजित थे उन्होंने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। और यहां पे भी जो है जो यह थे प्रसेनजित की जो बहन थी महाकौशला, उसका जो है विवाह किससे कर दिया गया था? बिंबिसार से। और इसने क्या किया कि जो प्रसेनजित ने फिर अपनी पुत्री जो वाजिरा थी उसका विवाह किसके साथ कर दिया? अजातशत्रु के साथ। तो अजातशत्रु का जो है लिच्छवियों से भी युद्ध हुआ। यहां पे जो है लिच्छवियों से जो चेटक थे उनके पुत्री चेला से विवाह किया बिंबिसार ने। लेकिन इनके पुत्र ने क्या किया अजातशत्रु ने कि भैया हम तो युद्ध करेंगे। तो युद्ध से इन्होंने क्या किया? लिच्छवियों से भी इन्होंने भी युद्ध मोल ले लिया। तो इन्होंने क्या किया कि अपने कूटनीतिक मंत्री वत्सकार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस तरह काशी और वैशाली दोनों मगध राज्य के अंग बन गए। तो जो काशी और वैशाली, ठीक है, तो काशी और ये रहा हमारा काशी, ठीक है, और जो वैशाली रहा वह जो है इन दोनों के अच्छे से अंग बन गए, ठीक है। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु की हत्या जो है उसके पुत्र उदयभद्र ने कर दी, ठीक है, उदयन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने चीज आपके लिए डिस्कस की कि लिच्छवियों को जो है हराने के लिए ऐसा माना जाता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा है, मैंने भी पढ़ा है कहीं, तो वहां पे ऐसा बोला जाता है कि जब यह हरा नहीं पा रहा था तो उसने जो है बुद्ध के पास जो है अपने जो मंत्री था वत्सकार को उसको भेजा सहायता के लिए। तो वहां पे जो है उन्होंने उसको ज्ञान दिया कि बताया कि भाई कैसे इन सारी चीजों को हराया जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है, उन्होंने अच्छी बात बताई। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उसने जो है विजय प्राप्त की थी, ठीक है। अब बात करते हैं उदयभद्र या उदयन के बारे में। तो जो अजातशत्रु 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहा था, उसके बाद जो है उदयभद्र या उदयभान जो है आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अजातशत्रु लिख गया है, सॉरी ये चीज यहाँ पे जो है थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे अजातशत्रु को हटा के उदयन कर लो। उदयन ने जो है 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। उदयन ने जो है पाटिल ग्राम की स्थापना की। जो पाटिल पुत्र या पाटिल ग्राम जो है उसकी स्थापना जो है उदयन महोदय ने ही की थी, ठीक है। तो होता क्या कि उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटिल पुत्र या कुसुंग नगर की स्थापना की और बाद में जो उनकी राजधानी राजगृह थी वहां से उसने स्थानांतरित कर दिया और उसको राजधानी बना दिया पाटिल पुत्र को। यानी कि जो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों का बनता है कि मगध के किस शासक ने मगध की राजधानी हटा करके पाटिल पुत्र कर दिया था, ठीक है। तो उदयन जी ने किया था। और ऐसा भी होता है कि पाटिल पुत्र की स्थापना किसने की?
या पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की? उदयभद्र या उदयन ने। ठीक है, और उसके बाद जो है उदयन के बाद जो है इनके 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक। तो इन्होंने जो है बारी बारी शासन किया। पुराणों में दर्शक को एक नाम और मिलता है जिसको बोला जाता है नागदशक। तो पुराणों में जो है दर्शक का एक और नाम मिलता है जिसको बोला जाता है नागदशक, और इन्हें हटाकर शिशुनाग नामक व्यक्ति ने एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की नींव डाली। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई कि भाई यहाँ पे पितरंता वंश क्यों बोला गया, क्योंकि उनकी हत्या उन्होंने, उनकी हत्या उन्होंने। ठीक है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पितरंता वंश किसे कहा जाता है? तो हर्यंक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। अब बात करते हैं शिशुनाग वंश की। तो देखो, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन? शिशुनाग। ठीक है, और इसने जो है अपने नाम पे ही अपना जो है वंश का नाम रख लिया था। शिशुनाग वंश कब से कब तक रहा भाई? 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक इसने जो है शासन किया। ठीक है, तो शिशुनाग जो है इसकी जो है सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, इसने अवंती राज्य को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर दी। तो भाई जो उदयन जी थे उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र, उसको उन्होंने हटा दिया और कहां पे कर दिया? अवंती राज्य को जीतकर उन्होंने कहां पे अपनी राजधानी कर दी? वैशाली को। तो अब यहाँ पे कितने बज रहे हैं? 7। ठीक है, कालाशोक या काकवड़, जिसको कालाशोक या काकवड़ बोला जाता है, तो इसने जो है शासन किया 394 से 366 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगत हुई। प्रथम बौद्ध संगत किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगत जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। फिर उसके बाद जो है द्वितीय जो है किसके उसमें शासनकाल में हुई? तो कालाशोक या काकवड़ के शासनकाल में हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आयोजन जो हुआ था वह वैशाली में हुआ था। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली थी। देखो, इनके पिताश्री ने क्या किया कि भाई इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी कहां पे ले गए? वैशाली में। लेकिन इनको वैशाली नहीं समझ में आया। इन्होंने क्या किया कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी फिर से बना दी। इस प्रकार पाटलिपुत्र मगध राजवंश की स्थायी राजधानी बन गई। ठीक है, अब इसके बाद जो वंश आता है वह आता है नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी महानंदनी। ठीक है, तो महापद्मनंद भी बोलते हैं और महानंदनी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो है शासनकाल रहा 344 से 322 ईसा पूर्व तक। इसको आप थोड़ा सा कट कर दीजिएगा, ये यहाँ पे जो है नंद वंश है। ठीक है, तो महापद्मनंद 4वीं शताब्दी का जो शासनकाल रहा उस समय का यह जो है बहुत ही महान शासक, सर्वश्रेष्ठ शासक रहा था। इसी ने जो है सर्वप्रथम कलिंग की विजय की। ठीक है, तो इसी ने जो है सर्वप्रथम कलिंग की विजय की थी। वहां एक नहर भी खुदवाई। ठीक है, तो कलिंग के आसपास जो है इसने एक नहर भी खुदवाई। इसका उल्लेख प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में खारवेल की हाथी गुंफा अभिलेख में मिलता है। जो हाथी गुंफा का अभिलेख है बहुत ही फेमस है, खारवेल का हाथी गुंफा का अभिलेख। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे। जैसे हम लोग खारवेल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण वंश की तरफ हम लोग चलेंगे ना, तो वहां पे जो है इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। वह कलिंग जिनसेन की जैन प्रतिमा भी उठाया। जो कलिंग में जो एक जिनसेन की प्रतिमा थी, जो जैन प्रतिमा थी, उसको भी वह उठाकर ले आया था। इससे पता चलता है कि जो महापद्मनंद था वह जैन धर्म का अनुयायी था। पुराणों में इसे एकराट या एक छत्र शासक कहा गया है। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि और काव्यायन इसके काल के थे। जो पाणिनि, ठीक है, पाणिनि का नाम किसने नहीं पढ़ा? व्याकरण की जो रचना की वो पाणिनि ने ही की थी। तो इन्हीं के शासन काल के अंतर्गत थे, इन्हीं के जो है समकालीन थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है महापद्म के 2 नाम और मिलते हैं, एकराट या एक छत्र। और इसको क्योंकि इसने क्या किया कि जो कलिंग का जो जिनसेन थी वहां से इसने जैन प्रतिमा उठा ली, तो इसको लोग मानने लगे कि भाई यह जो है जैन धर्म का यहाँ पे अनुयायी रहा था। समाज के निम्न वर्ग थे। इस टाइम पे जो है समाज जो है निम्न वर्गों में बटा हुआ था, जैसे वैदिक काल में बटा हुआ था, इस टाइम पे भी वैसे ही था। अब बात करते हैं नंदवंश की। तो इसका जो आखिरी शासक रहा वह रहा धनानंद। धनानंद से आप तुरंत डिस्कस कर लोगे या जान जाओगे, लोगों से समझ लेना। क्योंकि भाई देखो, लोगों से इसलिए समझ लेना क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि आपने चाणक्य सीरियल देखा होगा। ठीक है, तो चाणक्य आपने सीरियल देखा होगा, तो उसमें जो है वहां पे बताया गया था धनानंद वगैरह। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद ने जनता पर बहुत सारे कर आरोपित किए थे, इससे जनता असंतुष्ट थी। इसी के शासन काल में उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, लेकिन वह ब्यास नदी तट तक ही पहुंच पाया था। तो जो धनानंद था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई धनानंद को जो है
एक बहुत ही विशाल संपत्ति मिली। उसके जो पूर्वज थे उन्होंने उसको जो है एक अच्छा डेवलप राज्य दिया। मगध इतना, भाई मगध का शासक होना क्या कोई कम बात थी? नहीं ना। तो मगध एक बहुत ही डेवलप उस टाइम का एरिया था, ठीक है। तो वहां पे जो है उसको सारी चीजें मिली। तो यहाँ पे इसको जो है थोड़ा लोभ आ गया। यह जो है अनेक सारी, मतलब कि आप ऐसे समझो दासियों से घिरा रहता था, प्लस इसने जो है बहुत सारे जो है मदिरा पीता रहता था, वहीं पड़ा रहता था। तो राज्य ने क्या किया कि भाई यहाँ पे इनको एक कुशल शासक की जरूरत थी, ठीक है। तो कुशल शासक की जरूरत थी, तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई एक वहां पे चाणक्य जी आए। चाणक्य की जो आपने कथा सुनी होगी ना कि जब धनानंद का दरबार था तो उन्होंने वहां पे जो इनका अपमान कर दिया। तो भाई चोटी खोल के वे जो है टहलने लगे। चोटी खोल के इसलिए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक मैं इसको धनानंद को मृत्यु के घाट नहीं उतार दूंगा, इसको गद्दी से नहीं उतार दूंगा, तब तक मैं अपनी चोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। तो जो है उन्होंने सारी चीजें, ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे इनको होता क्या है कि इसके फलस्वरूप इनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इन्होंने जो है धनानंद को गद्दी से हटाकर एक नवीन राजवंश, मौर्य राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो यह चीज आप जान गए ना। तो नंद वंश जो है महापद्मनंद ने इसकी संस्थापना की थी और धनानंद जो है इसका लास्ट शासक था। तो सिकंदर का जब आक्रमण हुआ, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो वहां पे जो है सिकंदर के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जब हम लोग विदेशी आक्रमण से हमारा भारत जो है प्रभावित होता है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी टाइम पे जो है कई ऐसे लोग आए जिन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। तो होता क्या है कि पोरस का आपने नाम सुना होगा। अभी एक शायद कुछ साल पहले एक सीरियल भी आता था, तो उसमें जो है पोरस के बारे में सही चीज डिस्कस की गई थी, ठीक है। तो सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो वहां पे व्यास नदी पे जो है पोरस के साथ उसका घमासान युद्ध हुआ। सारी सेना, क्योंकि देखो सिकंदर जो है सिकंदर द ग्रेट, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं भाई जो जीता वही सिकंदर ना। तो सिकंदर जो है वो विश्व विजेता के तौर पे निकला था, ठीक है। तो वहां पे जब विश्व विजेता के उस पे निकला तो उसने जो है सारी चीजें देखी, तो भाई उसको भारत भी ऐसा मिला। तो भारत में उसने क्या किया कि भाई अपना जो है आक्रमण किया, तो उसको जो है वहीं पे रोक लिया गया, तो वहां से वह चला गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ज्यादा आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। और चाणक्य का जो है एक नाम और था विष्णुगुप्त, और इनको कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मगध राज्य के बारे में फिर से। तो मगध जो है सबसे प्राचीन जो इसका संस्थापक कौन था? बृहदत्त। वेरी गुड। मगध राज्य कब से कब तक रहा? 684 बीसी से 320 ईसा पूर्व तक। और इसके बाद जो है इसका जो हम लोगों को मिलता है इसका विवरण तो रामायण और महाभारत से हम लोगों को मिलता है। मगध साम्राज्य जो है 544 से 322। इसका जो है 3 काल रहे, हर्यंक राजवंश, शिशुनाग राजवंश और नंद राजवंश, ठीक है। तो हर्यंक वंश का कौन संस्थापक था? बिंबिसार। इसने जो है अपनी राजधानी बनाई राजगिर, फिर उसके बाद गिरिबच। तो बिंबिसार जो है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा, और इसका नाम जो हम लोगों को अन्य भी मिलते हैं श्रेणी या श्रोणिक। बिंबिसार ने अपने राज्य की विभिन्न वैवाहिक संबंधों के कारण रखी थी। तो इसकी जो मृत्यु थी वह उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। यह जो है बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म का ही अनुयायी था। अजातशत्रु जिसने जो है अपने पिता की मृत्यु कर दी। अजातशत्रु जो है 494 से 462 बीसी तक रहा। बौद्ध की मृत्यु के बाद जो है प्रथम जो बौद्ध संगति हुई, जो प्रथम बौद्ध परिषद हुआ, वह जो हुआ था हमारा राजगृह में, ठीक है। और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। अजातशत्रु को हम लोग एक नाम और से जानते हैं, कुणिक। और अजातशत्रु जो है कौशल नरेश प्रसेनजित से भी उसने युद्ध किया, अर्थात उसकी पराजय हो गई थी प्रसेनजित की। फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह जो है बाजरा, उसका विवाह उन्होंने अजातशत्रु के साथ कर दिया। और यहाँ पे जो है होता क्या है कि उसने जो है लिच्छवियों के साथ भी अपना युद्ध मोल ले लिया था। उदयभद्र या उदयन ने जो है अपने पिता की ही हत्या कर दी थी अजातशत्रु, ठीक है। उदयन का जो है यहाँ पे शासनकाल रहा 494 से 462 बीसी तक। बौद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है इस यहाँ पे जो है हम लोगों की प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। उदयन ने जो है पाटिल ग्राम की स्थापना की थी 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा, ठीक है। तो पाटिल ग्राम को ही इसने जो है अपनी राजधानी बना ली थी। इसके 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक की जो है हत्या कर दी थी शिशुनाग ने, और उसने एक नए वंश की स्थापना की, शिशुनाग राजवंश की। तो संस्थापक इसका शिशुनाग रहा। शिशुनाग जो है 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग जो है 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक इसने अवंत राज्य को जीत लिया था। कालाशोक या कांकवड़ की अगर बात करें तो 394 से 366 ईसा पूर्व। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। नंदवंश की बात करें तो इसने जो है महापद्मनंद ने जो है इनकी स्थापना की। महानंदन ये 9 भाई थे, ठीक है। धनानंद जो है आखिरी शासक बना।
धनानंद, ठीक है। और इसी के शासनकाल में जो है सिकंदर का आक्रमण हुआ था, लेकिन जो है यहाँ पे धनानंद के आसपास में नहीं पहुंच पाया था। इसको हटा करके चाणक्य ने इनको हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य को लाए और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसको बोला गया मौर्य वंश। तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। और यूट्यूब पे स्टडी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप जो है अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा कोड जो है StudyIAS आप इसको जरूर यूज करो, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, और अगर जो नहीं क्लियर हुई है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, और हमारे जो भी सोशल अकाउंट्स हैं वह भी आपके लिए खुले हुए हैं। तो आप जा करके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नाम आदित्य कुमार मिश्रा है, ध्यान रख लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के बेस्ट कोर्स मिलने वाले हैं वह मेरे द्वारा ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।